विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ज्योग्राफी कर रहे थे हम, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर क्या चल रहा था हमारा? सागरीय संसाधन। सागरीय संसाधन, सागरीय संसाधन में आज करना हमने सागरीय खनिज संसाधन। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मरीन मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो सागरीय क्षेत्रों में धात्विक और अधात्विक खनिज, जो खनिज मिलते हैं दो रूपों में मिलते हैं। किस रूप में? धात्विक और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो सबसे पहले सागर जल, सागरीय जल के घोल के रूप में, और दूसरा पढ़ना है हमने सागरीय तली के निक्षेपों के रूप में। निक्षेप बोलते हैं डिपोजिट्स को। निक्षेप किसको बोलते हैं? डिपोजिट्स को। एक जो सागरीय जल में घुल चुके हैं और एक जो सागर तली में क्या है? डिपोजिट के रूप में है। ठीक है, पहला वाला सागरीय जल में घुले खनिजों में जो प्रमुख है वो क्या है? नमक। NaCl सुना है? नमक कहां से मिलता है? सागरीय जल से। NaCl, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, सोना, जस्ता, यूरेनियम, थोरियम। एक अनुमान के अनुसार प्रति घन किलोमीटर सागरीय जल में 41.25 मिलियन टन ठोस पदार्थ घुली अवस्था में रहता है। सागरीय जल में घुले नमक की कुल मात्रा का 85% भाग सोडियम तथा क्लोरीन का होता है। यहां दोनों जगह से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। 41.25 याद रखना है आपने। एक तो 41.25 से क्वेश्चन बन चुका है कि एक अनुमान के अनुसार प्रति घन किलोमीटर, यानी किलोमीटर क्यूब, प्रति घन किलोमीटर क्या होगा? किलोमीटर की पावर 3 किलोमीटर क्यूब सागरीय जल में 41.25 मिलियन टन ठोस पदार्थ घुली अवस्था में रहता है। सागरीय जल में घुले नमक की कुल मात्रा का 85% याद रखना है। 85% भाग सोडियम तथा क्लोरीन का होता है। जल में घुले खनिजों को अलग अलग विधियों से या विभिन्न विधियों से अलग किया जाता है। खनिजों में नमक का विदोहन सर्वाधिक हुआ है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के तटीय भागों में सागरीय जल में नमक प्राप्त किया जाता है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन सी है भारत में? किस राज्य की है? कोस्टल लाइन मतलब तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। और अगर हम दक्कन के राज्यों को बोलें, 2 बार क्वेश्चन आया ये। एक बार पूछा भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? तो गुजरात की है। दूसरी बार पूछा कि दक्कन के राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। दोनों याद रखना है आपने क्वेश्चन। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के तटीय भागों के सागरीय जल से नमक प्राप्त किया जाता है। अकेले गुजरात देश के कुल नमक उत्पादन का 50% उत्पादित करता है। कितना? पूरे देश का 50% नमक जो आता है वो गुजरात से आता है। दूसरा जो हमने पढ़ना है सागरीय खनिज संसाधन, वो पढ़ना है सागरीय निक्षेपों के खनिज के रूप में। जो सागर डिपोजिट्स जो खनिज हैं उनको पढ़ना है। 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सतही निक्षेप, नंबर 2 गहरे सागरीय एवं मग्न तट तली निक्षेप। मग्न तट बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को। किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब जमीन से आप सागर की ओर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सीधे आप गिर जाएंगे खड्डे में। पहले क्या होगा? लगभग 1 डिग्री के एंगल पर, 1-2 डिग्री के एंगल पर क्या होगा? एक स्लोप चलेगा जिसमें आप काफी दूर तक क्या चल पाएंगे? पैदल चल पाएंगे। आगे चलकर धीरे धीरे गहरा होगा वो, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। किसी भी एटलस में कैसे दिखाते हैं? जब कोई मैप दिखा रहे होते हैं उसके बॉर्डर लाइन पर व्हाइट व्हाइट सा बनाया हुआ रहता है, उससे पता चलता है कि कोस्ट से कितनी दूर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन बनाया है कि सबसे क्या बोलते हैं? विस्तृत क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, यानी महाद्वीपीय मग्न तट कि कहां पर पड़ते हैं, एरिया पूछा है उसने। ठीक है, तो एटलस को आपने ध्यान से देखना है, खासकर फिजिकल वाले को। पॉलिटिकल में नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन फिजिकल में कैसा कलर बना रखा होगा? व्हाइट कर रखा होगा उसने। ठीक है, तो सागरीय निक्षेपों में यानी डिपॉजिट्स जो खनिज जो डिपॉजिट्स के रूप में है, एक तो सतही निक्षेप है, दूसरे गहरे सागरीय मग्न तट तली निक्षेप। अच्छा, ये भी बताया था मैंने कि जब आप जमीन से सागर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले क्या पड़ता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पड़ता है। क्या पड़ता है? महाद्वीपीय मग्न तट पड़ता है। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप पड़ता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि कॉन्टिनेंट कहां पर खत्म होते हैं?
क्या वहां पर होते हैं जहां पर सागर की लहरें टकरा रही हैं? क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर खत्म होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर खत्म होते हैं? आंसर इज कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पर खत्म होता है कॉन्टिनेंट वहां पर खत्म माना जाता है। भले ही वो पानी में डूबा हुआ है, लेकिन कॉन्टिनेंट की सीमा कहां तक मानी जाती है? जहां पर महाद्वीपीय मग्न ढाल खत्म होता है वहां पर कॉन्टिनेंट भी उसकी सीमा खत्म मानी जाती है। फिर अगाध सागरीय मैदान आते हैं। इन्हीं अगाध सागरीय मैदानों में ट्रेंच हो सकते हैं। ट्रेंच आपके इधर उधर भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर भी हो सकते हैं। अगर किसी महाद्वीप पर फोल्डेड माउंटेन बना है तो उसके क्या सागरीय भाग में कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेगा। जैसे साउथ अमेरिका में अगर एंडीज माउंटेन रेंज है तो वहां पर उसके बगल में क्या मिलेगा आपको? ट्रेंच मिलेगा। ट्रेंच मतलब गहरा खड्ड मिलेगा। ऊपर वाले में रॉकी माउंटेन रेंज के आसपास नहीं देखा जाता है। बाकी जहां जहां पर भी होंगे वहां पर क्या होंगे? ट्रेंच होंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। सतह निक्षेप यानी सरफेस डिपॉजिट्स को फिर 3 उपवर्गों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट के खनिज निक्षेप यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ के खनिज निक्षेप। दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप के खनिज निक्षेप। निक्षेप बोल रहा हूं मैं डिपॉजिट्स को, साथ में मैं इंग्लिश में बता रहा हूं कि महाद्वीपीय मग्न ढाल को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तीसरा सागरीय तली के खनिज निक्षेप। देखो ज्यादा जो मिलेंगे मग्न तट पर मिलेंगे, ढाल पर कोई भी चीज टिकती नहीं है तो ज्यादा नहीं मिलते हैं यहां पर ढाल पर। ठीक है, तो सतही निक्षेप मैंने बता दिया कि सरफेस डिपॉजिट्स को 3 उपवर्गों में विभक्त किया। नंबर 1 महाद्वीपीय मग्न तट के खनिज निक्षेप, नंबर 2 महाद्वीपीय मग्न ढाल के खनिज निक्षेप और तीसरा सागरी तली के खनिज निक्षेप। ये आपने खाली पढ़ने नहीं है, ये याद भी करने हैं, ये लिखने के लिए मिलेंगे आपको। हाँ, मेंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा इसका, इसी तरह से लिखना होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों एवं ढालों की सतह पर निक्षेपित पदार्थों में जिक्रोन, मोनोजाइट, मैग्नेटाइट, गोल्ड प्लेसर, हीरा, प्लेटिनम, गंधक, फास्फोरस और कई प्रकार के निर्माण पदार्थ यानी बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे रेत, बजरी, बोल्डर्स आदि पाए जाते हैं। जिक्रोन तथा मोनोजाइट का भंडार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट का विश्व का बृहत्तम यानी 90% भंडार कहां पर है? मालाबार तट पर है, केरल के मालाबार तट पर। जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं उसमें क्या मिलती है? मोनोजाइट मिलता है। क्या मिलता है? और मोनोजाइट बालू से क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। और अगर हम अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में पढ़ें, क्या एटॉमिक प्रोग्राम जो है हमारा वो 3 चरणों वाला है। उसमें पहले में क्या है? यूरेनियम है, दूसरे में क्या है? प्लूटोनियम है, और तीसरे में क्या है? थोरियम में। अभी शायद हम दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में जब हम होंगे तो थोरियम का प्रयोग करेंगे। किसका? थोरियम का। तो सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार कहां है? भारत में। भारत में भी कहां है? मालाबार तट पर, मोनोजाइट बालू में। मोनोजाइट बालू भी कौन सा? जो प्लेसर डिपॉजिट्स है। इतना समझ में आ गया? अगला, मैग्नेटाइट खनिज का संबंध ज्वालामुखीय शैलों से होता है। किससे? अतः ये उन्हीं सागर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है। मैग्नेटाइट लोहा का भंडार जापानी तट के पास 36 मिलियन टन बताया गया है। जापानी तट के पास 36 मिलियन टन मैग्नेटाइट लोहे का भंडार। लेकिन जापान क्या करता है कि जापान के पास जो लोहे की चीजें बनाता है वो कबाड़ खरीदता है। दरअसल क्या खरीदता है? यानी ये जो आप देखते होंगे ना लोहा टीन जो बेचते हैं उसको खरीदता है पूरे विश्व से जापान, और बहुत अच्छे किस्म का स्टील बनाता है क्योंकि उसकी धरती पर भंडार नहीं है। और अगर सागर में है उनको क्या करना? निकालना थोड़ा क्या है? महंगा खा दे। तो समझ में आ गया? तो मैग्नेटाइट लोहे का भंडार जापानी तट के पास 36 मिलियन टन बताया गया है। अगला है कैसेटराइट। एक प्रकार का टिन खनिज होता है जो ग्रेनाइट सेलों के अपक्षय होने से अलग होता है। इसका सर्वाधिक भंडार थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के सागर तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जहां जहां पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ वो क्वेश्चन बन चुके हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। सोने का जमाव अलास्का, कहां पर? तभी तो रूस पछता रहा है कि यार क्यों बेचा होगा मैंने अलास्का यूएसए को। कुछ लाख डॉलर में बेचा था, आज वहां सोने के भंडार मिल रहे हैं। तो अलास्का, ओरेगॉन
संयुक्त राज्य अमेरिका, ओरिगन जो आप राज्य है वहां का, यूएसए का। और चिली, चिली एक देश है साउथ अमेरिका का, सेंटियागो कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तो आप परिचित हो ही, है ना, जोहान्सबर्ग जो है वहां पर सोने के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के सागर तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सोने का जमाव समझ में आ गया। ऐसे ही फॉस्फोराइट, फॉस्फोराइट सागर तटीय क्षेत्रों में मड यानी पंख, मड को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंख, इसलिए कमल का एक नाम पंकज भी है, ठीक है, पंख। तथा रेत में मिला रहता है। मग्न तटों एवं ढालों पर यह नोडूल के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोराइट किस रूप में प्राप्त होता है? आंसर नोडूल के रूप में प्राप्त होता है। इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर। फिर ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग पर संसार का 29% रूटाइल खनिज पाया जाता है। इसका उपयोग वेल्डिंग की जो छड़ें होती हैं उस पर कोटिंग के लिए होता है। किसका? रूटाइल खनिज। ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछेगा। वेल्डिंग करते हुए देखा होगा आपने बचपन से लोगों को, लेकिन वेल्डिंग की जो रॉड्स होती हैं उस पर क्या, उस पर कोटिंग करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर रूटाइल खनिज का। तो 29% रूटाइल खनिज कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों में। इतना समझ में आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना है गहरे सागरीय निक्षेपों के खनिजों में, मतलब गहरे सागरीय निक्षेप। तो गहरे सागरीय निक्षेप में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैग्नीज पिंड, नोड्यूल्स, पिंड बोलते हैं नोड्यूल्स को, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर में इसका सर्वाधिक भंडार है। फिर क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? आंसर पैसिफिक ओशन में। कहां पर है? मैग्नीज नोड्यूल्स में कई खनिज मिले रहते हैं, जैसे निकिल हो गया, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, जस्ता, लोहा, सिलिकॉन। निकिल पता है? निकिल अब जब साइंस पढ़ रहे होंगे ना आप, वहां पे पढ़ना पड़ेगा आपको। भाई लोहा तो सारा लोहा ही है, पटरी भी लोहे की है, तो तिजोरी भी लोहे की है, तो जो पहिए आपके घूमते हैं उसमें जो गोले बनते हैं, वो धुर्रे जो बनते हैं, मतलब देखे होंगे आपने, साइकिल से लेके हर चीज पर क्या लगता है, गोलियां सी जो लगाई जाती है, वो किस चीज के बने होते हैं? है सब में लोहा, लेकिन हर लोहे में कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। अगर पटरी बनानी है तो पटरी में लोहे के साथ कुछ विशेष चीज मिलाई जाएगी, तब पटरी बनेगी, ताकि वो क्या ना हो, घिसे ना। पटर वाले जो होंगे, जो काटने वाले होंगे, उसमें लोहे के साथ कुछ और मिलाना पड़ेगा। तिजोरी जो बनेगी वो अलग चीज की बनेगी। समझ में आ रहा है? और लोहे पर जंग ना लगे तो उसके लिए क्या करेंगे? जस्ते का लेप करेंगे उस पर। ये भी क्वेश्चन बनता है। क्या बोलते हैं उसको, इस प्रक्रिया को? हाँ जी, साइंस में पढ़ा होगा आपने। क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग ना लगे उसके लिए उस पर जस्ते का लेप किया, जिंक का लेप किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वनीकरण। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। इतना समझ में आया? ठीक। तो गैल्वनाइजेशन से क्वेश्चन बना है कि जिंक का लेप होता है। तो मैंने कहा जो मैग्नीज नोड्यूल्स है उसमें क्या क्या मिलता है? निकिल मिलता है, तांबा मिलता है, कॉपर Cu, कोबाल्ट मिलता है। क्या मिलता है? कोबाल्ट, कोबाल्ट मिलता है। शीशा मिलता है, शीशा मतलब पीबी, शीशा मतलब लेड। जस्ता मिलता है, जिंक। लोहा मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। इसमें मैग्नीज तथा लोहे का प्रतिशत सबसे अधिक रहता है। सागरीय तली में मैग्नीज पिंड दो बहुप्रचलित विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 एयरलिफ्ट तकनीक द्वारा, और दूसरा कंटिन्यूअस बकेट लाइन सिस्टम द्वारा। अब ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ये यूपीएससी पूछती है। क्या करती है कि भैया दो प्रक्रिया हैं, दो प्रक्रिया बहुप्रचलित है कि सागर तली से अगर मैग्नीज निकालना है, मैग्नीज पिंडों को निकालना है, तो कौन कौन सी दो विधियां हैं? पहली मैंने बता दी एयरलिफ्ट तकनीक, दूसरी कंटिन्यूअस बकेट लाइन सिस्टम। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं सागर तली के खनिज। कहां के? सागर तली के खनिज। मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों की तली की निचली संरचनाओं में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अपार भंडार की संभावना होती है। यहां से फिर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, खनिज तेल किस प्रकार की शैलों में मिलता है? शैल मतलब चट्टाने। खनिज तेल जो मिलेगा वो किस प्रकार की शैलों में मिलेगा?
जलज अवसादी शैलों में मिलेगा हमेशा। कैसा? जलज अवसादी शैल में मिलेगा खनिज तेल। खनिज तेल क्या होता है? जो मरीन्स हैं वो जब दबे होंगे, जब कॉन्टिनेंट क्या हो रहा था, ड्रिफ्ट हो रहा था, तो जहां जहां पर वो दबे, मछलियां जो भी समुद्री जीव रहे होंगे, वहां वहां पर क्या बनता है? खनिज तेल मिलता है। क्या मिलता है? चूना कहां पर मिलता है? चूना जहां पर खोल वाले दबे हैं, खोल वाले मतलब मरीज दबे हैं, जहां पर जैसे शंख हो गया, तो वहां वहां पर आपको चूना मिलेगा। चूना फिर बाद में क्या बन जाएगा? संगमरमर बन जाएगा, डोलोमाइट बन जाएगा। तो ये जो पर्वतीय भागों में आपको जगह जगह रोड ब्लॉक होते हुए दिख रही है उत्तराखंड में, तो अधिकतर वो जगह है जहां पर चूना है। अबे चूना कहां से आया? दो प्लेटें टकराई, कौन सी? गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट टकराई, है ना? तो क्या हुआ कि जो टचीज सी का जल तो निकल गया, लेकिन जो नीचे अवसाद था वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया। फोल्ड होने से क्या बन गया? हिमालय बन गया। समझ में आया? तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन जो आप कभी संगमरमर को देखना, उसमें कुछ आपको क्या दिखेंगे? दाग दिखेंगे। ये वो चीजें हैं जो उसके बीच में दब गए, जो जो इम्प्योरिटी, जो जो भी दबे होंगे उसके बीच में, कीचड़ वगैरह, जो वो दागी मार्बल माना जाता है। और एक फिर इटालियन मार्बल होता है, बिल्कुल क्या होता है? साफ। इसका मतलब सिर्फ खोल वाले क्या हुए? कोई भी चीज बीच में नहीं उसमें दबी। ठीक है भाई। मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों की तली की निचली संरचनाओं में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अपार भंडार की संभावना है। कई देशों में तो इसका विधिवत विदोहन हो रहा है। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस सर्वाधिक विकसित संसाधन है। सागरों से प्राप्त किए जाने वाले सभी खनिज संसाधनों का 90% भाग खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त होता है। भारत में महाराष्ट्र का जो तट है, ठीक है, गुजरात तट, मालाबार, कोरोमंडल तट, कृष्णा कावेरी डेल्टा, सुंदरवन आदि के आसपास अब तट खनिज तेल की खोज की गई है। अब तक दो तरह से मिलता तेल, एक ऑन शोर मिलता है, एक ऑफ शोर मिलता है। जैसे मुंबई हाई आपने सुना होगा, ओएनजीसी का जहाज सागर सम्राट, तो जो दूर जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से ही जाना पड़ता है वहां तक। क्या करने के लिए? जहां पे तेल को क्या किया जाता है? निकाला जाता है, तो सागर से काफी दूर है। ऑफ शोर बोलते हैं उसको। ऑन शोर क्या होगा? जो शोर से इधर मिलेगा, सी शोर बोलते हैं ना, उसके इधर जो मिलेगा वो क्या हो गया? ऑन शोर हो गया। समझ में आ गया? कृष्णा कावेरी डेल्टा में बहुत तेल मिला है, कृष्णा कावेरी डेल्टा। अच्छा जी, उत्पादन की दृष्टि से 3 तेल क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एक मुंबई हाई है, एक बसीन है, एक अलियावेट। कौन कौन से? मुंबई हाई, बसीन और अलियाबेट। अब फिर आप पूछेंगे कि यूपीएससी कहां से पूछती है? अलियाबेट और खलियाबेट या खदियाबेट करके 2 क्वेश्चन पूछे उसने। जाइए मैप निकालिए गुजरात का बड़ा वाला, गुजरात का बड़ा मैप निकालिए। मिल गया? नर्मदा नदी कहां पर गिर रही है देखो, फिजिकल में जाओ। फिजिकल में कहीं पर 2 आइलैंड दिखेंगे आपको नीचे। कच्छ की खाड़ी है, क्या है वो? गल्फ ऑफ कच्छ कि गल्फ ऑफ खंबात? गल्फ ऑफ खंबात। कच्छ की खाड़ी इधर हो गई, खंबात की खाड़ी इधर हो गई। खंबात की खाड़ी में देखिए कहीं पर खदियाबेट और अलियाबेट लिखा हुआ क्या? वहीं पर जहां पर आप गए थे, वहीं पर बोल रहा हूं मैं। बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट बने होंगे, बने हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सफोर्ड ना दे। मुझे दीजिए, मैं दिखाता हूं अगर मैं सही जा रहा हूं तो। जहां तक मुझे याद आ रहा है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ऐसा कैसे कर दिया भाई इन्होंने? हाँ, इसमें देखिए, मैकमिलन में देखिए। कहीं पर लिखा नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भाई?
हाँ? जरा उस पर नेट पे सर्च मारिए, नेट पे सर्च कीजिए। लोकेशन जाननी जरूरी है, यूपीएससी क्वेश्चन बना चुकी है इसलिए बोल रहा हूं। जल्दी देखिए, जल्दी, टाइम कम है। ये छोटे मैप में दिखा रहा है, छोटे मैप में भी दिखा रहा है, गल्फ ऑफ खंबात परमानेंट व्यू दिखा रहा है खाली। कहीं ना कहीं तो देखा है मैंने इसको। मिल गया? तो मिला भाई? चेक कीजिए, चेक कीजिए जल्दी। तेल क्षेत्र एलियाबेट, एलियाबेट को देखिए कहां पर है। 5G आ गया यार, लेकिन स्पीड आप लोगों की कम क्यों है? नेट पे मिल रहा है कहीं पर? कहां पर है? गल्फ ऑफ खंबात में है ना, तो वहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। मुझे पता नहीं चल रहा कि इस एटलस में क्यों नहीं है मैंने, लेकिन एटलस में देखा है मैंने। अलियाबेट और खदियाबेट करके दो जगह होंगी, वो दोनों दिख रही है। अलियाबेट भी है कोई, अगल बगल नहीं है। एलियाबेट और खदियाबेट है, खदियाबेट करके कुछ जगह होगी। ऐसे बसीन देखिए, बसीन, बसीन देखिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। मतलब मैप पे भी आपका कमांड जरूरी है, एटलस भी देखना है आपने साथ में। अगला है सागरीय ऊर्जा संसाधन यानी मरीन एनर्जी रिसोर्सेज। सागरीय ऊर्जा संसाधन, मरीन एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। सागरीय ज्वार तथा लहर एवं ऊपरी गर्म जल और निचले ठंडे जल के बीच तापमान में अंतर ही सागरीय ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए, एक तो ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल, टाइड जब आती है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो कई मेगावाट क्या कर सकती है, ऊर्जा उत्पादन कर सकती है, अगर उस प्लांट लगाया जाए वहां पर। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा सागरीय लहर। और ऐसे ही क्या होता है कि सागर में एक विशेषता होती है कि ऊपर का जल गर्म होता है, नीचे का जल क्या होता है, ठंडा होता है। उन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इतना समझ में आया? तो सागरीय ज्वार तथा लहर, ऊपरी गर्म जल तथा निचले ठंडे जल, ये अलग अलग पढ़ना है आपने। ठीक है। सागरीय ज्वार अलग पढ़ना है, लहर अलग पढ़ना है। लहर से अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और ऊपरी गर्म जल तथा निचले ठंडे जल के बीच तापमान में अंतर, इसको एक साथ पढ़ना है आपने। ही सागरीय ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं। कुछ देशों के तटीय भागों में ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी एवं लहर ऊर्जा यानी वेव एनर्जी का विकास किया गया है। ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, दीर्घ ज्वारीय परिसर यानी लार्ज टाइडल रेंज होना चाहिए। संकरा जलमार्ग जिसमें तेज ज्वारीय धाराएं चलती हो। बिजली उत्पादन के लिए 5 मीटर का न्यूनतम ज्वारीय परिसर का होना आवश्यक है। कनाडा में नोवा स्कॉशिया के फंडी की खाड़ी में 15 मीटर तक ज्वारीय परिसर है। फंडी की खाड़ी यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है। फंडी की खाड़ी क्या है, क्या बना था यहां से? सबसे बृहत ज्वार कहां पर है? करती है कि जितने भी अवसाद लेके आती है वो सागर की तली में, मतलब नीचे जाके बिछाती है, उसको एस्चुरी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट नहीं होता है, नीचे होता है। और ये जो आइलैंड निकले ना आपके, अलियाबेट, खदियाबेट, ये सब उसी से निकले हैं। लेकिन मैंने कहा क्या कि ऊपर से नहीं दिखाई देगी एस्चुरी आपको, समुद्र मतलब महासागर के नीचे होगी जो डिपॉजिट्स होंगे। तो फ्रांस के ब्रिटेनी में रेंस एस्चुरी पर, ऐसे ही रूस के श्वेत सागर में मरमांस्क के पास। अब यहां से फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाइट सी कहां है? क्या व्हाइट सी कहां है? तो व्हाइट सी रूस में। रूस के ऊपर जाओ, मैप निकालो, एटलस निकालो,
ऊपर वाले भाग में देखो, फिनलैंड वाली साइड में जाओ, यही है जनाब, ऊपर रूस दिख रहा है, कांडला या कांडला। गुजरात में जाइए, गल्फ ऑफ कच्छ में जाइए, गुजरात में जाओ, गल्फ ऑफ कच्छ में जाओ, कांडला देखो, वहां पर मिल गया। हाँ, यहां से क्वेश्चन पूछा उसने, कांडला से क्या क्या क्वेश्चन पूछे कि भारत का ज्वारीय पत्तन कौन सा है। पत्तन मतलब पानी के जहाज आते हैं जहां पर, ज्वारीय पत्तन कौन सा है, आंसर कांडला है। समस्या यह है जब ज्वार आता तो जहाज अंदर आते हैं, भाटा आता तो जहाज खड़े हो जाते हैं फिर रेत में, फिर ज्वार आता तब वापस जाते हैं। इंतजार करना पड़ता है किसका, ज्वार का। और अगला ज्वार कितने घंटे बाद आता है, सुनेंगे थोड़े इस समय, फिर पेपर में रोएंगे। मैंने कहा ज्वार, अगला ज्वार कितने घंटे बाद आता है। हाजी चेक करो, आ रहा है, ठीक है। अगला सागरीय लहरों में भारी ऊर्जा निहित है। अब लहर पे आ गए हम। सागरीय लहरों में भारी ऊर्जा निहित है, परंतु इसके विकास में कम प्रयास किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंगों से बिजली उत्पन्न करने की 3 विधियां विकसित की गई हैं। नंबर 1 लंबवत विस्थापन विधि यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेथड, नंबर 2 सॉल्टर प्रणाली यानी सॉल्टर डिवाइस, और नंबर 3 डैम एटॉल विधि। डैम एटॉल ये यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। किसके होते हैं, अगर माना मैं यूपीएससी का पेपर बना रहा होता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। कहां से बनाता, और फिर पूछता कौन कौन सी विधियां सही है, 3 सही है कि 2 सही है कि 1 सही है, तीनों सही है। कौन कौन सी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी लंबवत विस्थापन विधि, नंबर 2 सॉल्टर प्रणाली यानी सॉल्टर डिवाइस, और नंबर 3 डैम एटॉल विधि। अरे भैया यूपीएससी हो, लोक सेवा आयोग हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, चांद से लेकर नहीं आता वो पेपर बना के, इन्हीं किताबों के बीच में से बनाता है। क्या करता है, कोई भी पेपर आप दे रहे हो किताबों के बीच में से ही आता है, इसके बीच से आता है। और पेपर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगला, भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है। अब ज्वारीय ऊर्जा की बात कर रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए कौन से स्थल उपयुक्त है हमारे यहाँ। तो एक है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी देखो कहां पर है, गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात के नीचे देख लिया, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी भी देख ली, गुजरात में ही है ना। हुगली की एस्चुरी, हुगली कहां मिलेगी आपको, बंगाल में मिलेगी, उसकी एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है, जिनका विभव 1000 मेगावाट है। कितना, 1000 मेगावाट। आपकी जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है 2400 मेगावाट की है, लेकिन 2400 मेगावाट उत्पादित नहीं किया गया मेरे ख्याल से कभी, है ना। उसके लिए अब यूपीएससी का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो ओटेक से पूछा गया। कहां से पूछा गया, ओटेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ओशियन